हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। और इस सीरीज में हम चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर। यानी स्टेट स्टेट थियोरेटिकली डिफाइन किया जाएगा। कैपिटलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, देन यू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड स्टेट्स आल्सो। और कई बार तो डेफिनेशन ही नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ चेंजेस एंड द काइंड ऑफ environment that we are witnessing in the 21st century, it was not predicted on the same lines, because we took couple of decades even to acknowledge कि कोई challenges भी हैं। ग्लोबल challenges टेररिज्म का है, ग्लोबल challenges। जब हमने वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में बांटने की बात सोची, उसके बाद कोल्ड वॉर एंड होता है, लेकिन फिर से द वर्ल्ड इज नॉट शोइंग द कंक्रीट साइंस, बिकॉज इसके लिए विल पावर चाहिए। इसके लिए सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच नहीं चाहिए। तो प्रोटेक्शनिज्म की वेव्स हैं, ग्लोबलाइजेशन अपनी जगह है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, we are finding more number of people are migrating back to India. If I take case study of even Sweden, which I just read some time back, कि स्वीडन में एनुअली जितने लोग इंडिया से जाने चाहिए, उससे ज्यादा लोग एनुअली वहां से माइग्रेट करके वापस इंडिया आ रहे हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी ठंड होगी, डार्क विंटर्स हैं, लोनलीनेस है, डीप रिलेशंस कल्टीवेट नहीं हो पाते, लैंग्वेज ऑलवेज रिमेन्स एन बैरियर एंड यू रिमेन एन आउटसाइडर। कनाडा के बारे में मैं ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि कनाडा में जब भारत से काजू कतली भेजी जाती है तो उसकी बहुत बहुत मान्यता होती है, और जब तक रक्षाबंधन या त्योहार ना आ जाए, काजू कतली खोली नहीं जाती। तो ये कैसा ग्लोबलाइजेशन है? आंसर है सिस्टमेटिक अप्रोचेज में, आंसर है करप्शन को कम करने में, आंसर है आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करके समाज को साथ लेके चलें, आंसर्स हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेसिमिस्टिक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेट बैक टू द वॉल। आंसर है कि पहला मौका जब मिले तो उसमें जीत ले लो। सो क्या स्टेट ऐसा कर पाते हैं? क्या हम इंडिविजुअल ऐसा कर पाते हैं? दीज आर सम ऑफ द आइडियाज फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर, फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रॉम what is happening in Nepal, what is happening in Bangladesh, what is happening in China, what is happening in Myanmar, what just happened in Thailand, and what is happening in countries like, when we see in Pacific, and what is happening in countries of different countries of Africa and even Latin America। तो इन सभी चर्चाओं का जो डीप रूट है, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन और स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो आई आस्क कौशिक to start in the same vein, in the same light, make it as lucid, as comprehensive, and as enlightening as possible from the different aspects of not only just examination but as an enlightened citizen. Thank you. Yes, sir. So when we are discussing comparative politics of the state and how the state is changing its nature with regarding to globalization, so first of all we have to understand what is globalization और इसका evolution कैसे हुआ है। तो जब ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करते हैं तो इंटरनेशनल जो रिलेशन है इट इज अ सब पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर, goods and services, data, interaction of the people online even offline etc. लेकिन जो IR है it is a part of the globalization जिसमें it is driven mostly by the state as well as other civil society, NGO, people to people contact etc. तो ग्लोबलाइजेशन को हम लोग बॉर्डरलेस विलेज बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ग्लोबल विलेज बोलते हैं। अलग अलग कंपनीज, फॉर एग्जांपल ट्रांसनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैव इट हैज इंक्रीज इट्स प्रेजेंस। फॉर एग्जांपल टीसीएस, गूगल, बिग फोर बोलते हैं, अमेजोन हो गया, वेब सर्विसेज, इवन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सब डिज्नी हॉटस्टार एक्सेट्रा, सब ग्लोबलाइजेशन का एक कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ग्लोबलाइजेशन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी इट इज इन द फेज जहां पर इंक्रीज होता है, फिर ड्यू टू द सर्टेन कंस्ट्रक्शन इन द सोसाइटी इवन सर्टेन चेंजेस फिर डिक्रीज होता है। तो बिफोर वर्ल्ड वार 1, क्योंकि पहले में एक मॉडल, बिलबोर्ड मॉडल, जिसमें हर एक जो यूरोपियन स्टेट्स थे दे वर इक्वली पावरफुल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, सबको एक साथ। तो वहां पर कोई यूएसआर वर्सेस यूएस का कंपटीशन नहीं था। तो हर एक स्टेट चाहते थे कि उनके जो कस्टम है वो कम हो, ट्रेडिंग इंक्रीज हो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, उस आ रहा था। और एट द सेम टाइम दे वर फोकसिंग मच मोर ऑन क्रिएटिंग ऑफ अ
न्यू होराइजन इन अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री, इवन एशियन कंट्रीज। तो न्यू वेव ऑफ इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ था, वो भी एक तरह का ग्लोबलाइजेशन विथ कॉनोटेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। वर्ल्ड वॉर वन के पहले की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के समय में इट वाज आल्सो, क्यों होता है, क्योंकि इट वाज ड्यू टू द इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसी बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज। तो वन होता है, वन के बीच में जो फेज आता है, इट वाज अ फेज ऑफ अ लिबरल इंटरनेशनलिज्म फेज, जहां पर जो यूएस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज दैट वर विक्टोरियस, दे एस्टैब्लिश लीग ऑफ नेशन। और उसके बाद जब there was a huge amount of loans given to the European countries for reconstruction, लेकिन देखा जाता है कि दे वर नॉट एबल टू पे, और उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में। तो वापस से ग्लोबलाइजेशन जो वो डिक्रीज होता है। देयर वाज राइज ऑफ फासिज्म एंड नासिज्म इन जर्मनी एंड इटली, एज वेल एज मिलिट्रिज्म इन फ्रांस एंड जापान, वो राइज होता है। तो दे आर फोकसिंग मच मोर ऑन क्रिएटिंग ऑफ अ सेल्फ रिलायंस इकोसिस्टम, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, और वो कहीं ना कहीं नैरो अप्रोच था विद रिगार्ड टू द होल ह्यूमैनिटी। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद व्हेन यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रांस बिकेम विक्टोरियस आफ्टर 1945, तो वापस से एक नया फेज आता है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिशमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो यूएस में होता है, और उसके तहत में वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसके अंदर में फाइनेंसियस कोऑपरेशन है, आईएफसी हो गया, आईबीआरडी हो गया, एक्सेट्रा, और आईएमएफ, इट वाज एस्टैब्लिश फॉर द पर्टिकुलर लोन टू द गिवन टू द डेवलपमेंट पर्पज से, एज वेल एज स्टेट सेंट्रिक लोन दिया जाएगा, सो दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मिटिगेटेड। वो हो गया एस्पेक्ट लोन के हिसाब से। लेकिन ट्रेड के हिसाब से बोला जाए तो गैट स्टैब्लिश होता है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, तो ट्रीटी, तो उसमें बात होता है कि जो भी कंट्रीज है कैसे लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को विद रिगार्डिंग टू द रिड्यूसिंग ऑफ कस्टम एज वेल एज इंक्रीज ऑफ मोर कंपटीशन विद रिगार्डिंग टू द ट्रेड। तो वो जब नया फेज स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ बैकलैश बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड इवन द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, दे वर टॉकिंग अबाउट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें जो डोमिनेशन है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, उसको कहीं ना कहीं हम लोग बाईपास करें और एक जस्ट अप्रोच से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते, इसको बोलते हैं G77। G20 की बात करते हैं, G77 आता है। तो ये अनटैग यूनाइटेड नेशन ट्रेड, TAD जो है, उनके अंडर में ही देयर वाज अ टॉक अबाउट NIEO। उसके बाद फिर जब देयर वाज अ आइडियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक क्लैश बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर 1940s 1950s 60s में, तो वहां पर भी पॉलिसी ऑफ डिटरेंस है। फिर अलग अलग ब्लॉक है, क्लोज इकोनॉमिक मॉडल था सोवियत यूनियन का। दे वर फोकसिंग ट्रेड ऑन मच कंट्रीज सच एज नॉर्थ कोरिया, इवन इंडिया, चाइना, वेर एज वेस्टर्न कंट्री वेर मच मोर इंटीग्रेटेड एज कम्पेयर टू यूएसएसआर लेड इकोनॉमी। तो अलग अलग उनका एक तरह से लोन्स था, इवन ट्रेडिंग ब्लॉक भी डिफरेंट था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिफरेंट था। तो स्लोली जब 1990s में 89 में यूएसआर गॉट ब्रोकन इनटू सेवरल कंट्रीज, तब फिर से एक नया फेज आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें द टॉक अबाउट मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992, जिसमें यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन होता है। इवन G20 का बात होता है 1997 में, और साथ ही साथ जब एशियन कंट्रीज पहले से स्टैब्लिश होता है, लेकिन उस समय ज्यादा एक पीक पर आना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ही इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक कंट्रीज के अंदर, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज के अंदर, इवन इन पोस्ट सोवियत एरा में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक नया फेज आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पोस्ट 1990s के बाद से, कि देयर वाज अ यूएस हेजेमनी। तो जो जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, तो हम लोग उसको डिटेल में करेंगे बाद में। पहले डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन टॉक्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म, फिर डेमोक्रेसी, रिपब्लिकिज्म, ऐसे फ्रेंच आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी हर जगह आता है। सिमिलरली वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे वी द पीपल ऑफ यूएस, वहां से कहीं ना कहीं लिए, तो आइडियाज फ्लो करता है। इवन जो सोशल ग्लोबलाइजेशन, फॉर एग्जांपल क्लास स्ट्रक्चर,
वहां के जो एलजीबीटी मूवमेंट है वो भी इंडिया में आता है। मी टू मूवमेंट एक तरह से कम वर्ल्ड वाइड फैलता है, तो वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल और कल्चर और पॉलिटिकल सिर्फ मिक्स है, एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। कल्चर ग्लोबलाइजेशन है, वी कैन से कि वीजा अप्रूवल हर एक कंट्रीज का अलग अलग होता है। एट द सेम टाइम मैकडोनलाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, ये सब की एस्पेक्ट है। हॉलीवुड, बॉलीवुड कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, इंडिया कैसे सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर रहा है इन द वेस्टर्न कंट्री एज वेल एज हॉलीवुड का क्या रोल है विद रिगार्डिंग टू द गिविंग लेजिटिमेसी टू द यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड। तो वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। फिर ऐसे 9 to 5 जॉब, वो भी दुनिया में एग्जाम्पल है कल्चर। फिर एक चाइना का कॉन्सेप्ट है 969, इंडिया का 70 आवर्स वीक का क्वेश्चन उठता है। इंडिया में जब बात होता है कि कैसे हम लोग फोकस करेंगे जीआई टैग पर, आईपीआर पर, तो आईपीआर के ऊपर जो चर्चा होता है वीपो के अंदर, वो भी एक सोशल पॉलिटिकल कल्चर ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। फर्दर सोशल ग्लोबलाइजेशन में बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉस जो इंडिया में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ईपीए एक्ट हो गया 1986, इवन वाटर एक्ट, एयर एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था ऑन द वैल्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग 1992, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, उसके कारण भी इम्पैक्ट होता है। तो 3 थ्योरी है ग्लोबलाइजेशन के अंदर में, एक लिबरल इंटरनेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल। तो फ्रॉम द नेम वी कैन डिराइव कि लिबरल इंटरनेशनलिस्ट क्या बात करते हैं, उसको में 3 पार्ट है। पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन इट इज फॉर द ह्यूमैनिटी, और एक ओपन बॉर्डर होना चाहिए हर एक। कुछ सॉवरेंटी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में कम होगा, हर एक कंट्रीज चाहें कि एमएनसी और जो टीएनसी ट्रांसनेशनल कंपनी और एक यूएन लेड सिस्टम वही डिराइव करे। फॉर एग्जांपल ईयू जैसे है, वैसे ही हर एक दुनिया में होना चाहिए, जिसमें यूएन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूएनएससी का रोल रहेगा, लेकिन हर एक कंट्री जो चाहेंगे उनका सॉवरेंटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। तो उसमें के ओकामैक वो फेमस स्कॉलर है दैट हु टॉक्स अबाउट हाइपर ग्लोबलिस्ट इकोनॉमी, इंटरकनेक्टेड, रिड्यूस जीरो कस्टम ड्यूटी और ओपन बॉर्डर सिस्टम। फॉर एग्जांपल ईयू एग्जांपल है। स्केप्टिव तो वो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल नो डिपेंडेंट एंड इट इज ऑन द स्टेट, इट इज फॉर द स्टेट, बाय द स्टेट एंड ऑफ द स्टेट। कैसे? एग्जांपल लेते हैं कोविड के समय में, ग्लोबलाइजेशन का एक नया फेज स्टार्ट होता है, लेकिन कोविड के समय देखा जाता है डीएम एक्ट, ईसीए एक्ट, इवन जो इंडिया रोल प्ले करते हैं विद रिगार्ड टू बैनिंग ऑफ चाइनीज ऐप इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेंटी। यूएस बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की होर्डिंग ऑफ वैक्सीनेशन, कहीं ना कहीं वहां पर स्टेट सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है। तो स्केप्टिक बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज देयर फॉर द ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लेकिन अभी भी स्टेट सेंट्रिक है। फिर जो एक न्यूआंस पोजीशन है एंथनी गिडन, वो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? कहीं भी कुछ भी इवेंट होता है उनका रिpercussion पूरा दुनिया में पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूएस में इलेक्शन है तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा, फेड रिजर्व वहां पर चेंज होगा तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया में हमेशा एक तरह से देयर इज इंक्रीज ऑफ होमोजनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट नहीं रहा है आजकल, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। तो स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, and even civil society and other NGO plays a very important role in transforming of the society। ये हो गया पूरा लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थ्योरी। इनका जो एंड पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मींस, लेकिन जो एंड है इट इज अ फॉर द जस्टिस ऑफ सोसाइटी, फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड पॉइंट ह्यूमैनिटी है, ह्यूमंस के लिए, ताकि दुनिया में पीस रहे, वर्ल्ड वॉर 3 का कोई ऐसा टेंडेंसी आ ही नहीं। मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज देयर, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज अ मास्क ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उनके पास, वो कभी इंडिया को, फॉर एग्जांपल जब हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन का बात करते हैं तो इंडिया को ऑकस के अंदर में ऐसे ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, लेकिन इंडिया को ऑकस के हिसाब से मिला ही नहीं कुछ भी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज अ क्लोज ब्लॉक, जिनके जो आइडियाज है, उनके जो आईपीआर हो गए इतने स्ट्रांग रहते हैं, लेबर राइट्स इतने स्ट्रांग रहते हैं कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो एजी फ्रैंक का डिपेंडेंसी थ्योरी जो हमने पहले किए थे, वो इसमें आता है कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ मॉडल। तो हम लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं और इंपोर्ट करते हैं हम लोग फिनिश प्रोडक्ट।
पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक टॉक्स की विद डिस्कस की जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज लाइक अ कल्चर इम्पेरियलिज्म। जो पैरिस्मेटिक सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशनल फेज सोसाइटी इंडिया जैसे है, वियतनाम हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, दे कंपेयर इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री ऑन वेरियस मॉडल। अर्बनाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो यूके मॉडल, हम लोग का रोड जो दिल्ली का रोड होना चाहिए यूके जैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कल्चर हेजेमनी है माइंडसेट के अंदर में। फिर हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, या फिर हम लोग एजुकेशन मॉडल कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट मॉडल होना चाहिए, फिनलैंड मॉडल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं देर इज अ नॉर्मेटिव हेजेमनी इन द कंट्री। तो ये बात करते हैं कि हर एक कंट्रीज डिफरेंट है, हर एक कंट्रीज का वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। एक एशियन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, इसमें कलेक्टिव माइंडसेट है, यहाँ पर यहाँ फैमिली वैल्यूज का बात होता है, यहाँ पर एक इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ पर इवन टेम्परेचर वेदर क्लाइमेट सब अलग है। तो जो वर्क एथिक्स है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप दोपहर में काम नहीं कर सकते 2 से 4 गर्मी के कारण, यूएस में ऐसा नहीं हो सकता। तो एसी का डिमांड यहाँ ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू यूएस। लेकिन वर्ल्ड वाइड में यूएस में ईयू में डिमांड ज्यादा है फॉर द कूलिंग इफेक्ट। तो इंडिया में फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज में कहीं ना कहीं जो मिलता है इक्विटी वो इंडिया को ज्यादा मिलना चाहिए ड्यू टू द वार्म क्लाइमेट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो को पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है अमर्त्य सेन, भीखू पारेख और समीर अमीन, वो बात करते हैं कि जो हम लोग का ह्यूमनाइजेशन सोसाइटी बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल शीन एक कंपनी है चाइना के जो फास्ट फैशन में फेमस है, वो इंडिया में आ रहे हैं। कैसे H&M, फेजारा, बाकी सब जो बिग ब्रांड है वो इंडिया में आते हैं, वो वहां का प्रोडक्ट $400 का प्रोडक्ट को $5-6 में बेचते हैं। तो और जो लेबर राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल लोकल लेबर राइट्स है, उनको फॉलो नहीं करते हैं, यहीं के प्रोडक्ट उठा करके आप यूएस में बाकी जगह बैठते उनको मिलता भी नहीं। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक की बात करते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पर, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया, डेवलपिंग कंट्री, उनके हिसाब से मॉडल बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है दे शुड क्रेटर थ्रू द कैपेबिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दैट। फिर इवेल्युएशन, प्रताप भानु मैं तो बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है, कि वो एक तरह से एक हेज करता है अगेंस्ट द डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ द स्टेट। कभी भी स्टेट के अंदर में देखा जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के जो एमएनसी हो गए, एनजीओ हो गए, सिविल सोसाइटी हो गया, वो अमेरिकन प्रेस हो गया, यूएस के प्रेस, यूके का प्रेस हो गया, या फिर इंडिया प्रेस अबाउट द यूएस, उससे एक तरह से हेज रहता है कि लोकल ट्रेंडिंग, लोकल में आप कुछ एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स उठा नहीं सकते। तो वो एक इंस्पायर। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, तो स्लोली जो पोस्ट 1990s में है, तो एक क्वेश्चन उठता है कि यूएस का जो हेजेमनी बढ़ता है, और उन्होंने एक जो इंटरफेयर किया है इन द बोस्नियन क्राइसिस, सर्बियन क्राइसिस, इन द बाल्कन रीजन, फिर इराक वॉर 2003 में यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग करते हैं। इवन दे इन्वेडेड अफगानिस्तान, आफ्टर दैट लिबिया के अंदर 2011 में, इवन they supported other separatist element against the Syrian बशर असद इन 2015 के अंदर में हो गया। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो अमेरिकन का जो हेजेमनी था वो डाउन हुआ है, मल्टीपोलैरिटी बढ़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का भी सेक्टोरल डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल रशिया चाइना इंटीग्रेटेड ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी, इंडिया हेज कर रहा है दोनों ब्लॉक को, यूएस और वेस्टर्न कंट्री इंटीग्रेटेड ज्यादा है। स्विफ्ट के अंदर में रशिया को बैन किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है ग्लोबलाइजेशन विद स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज न्यू ट्रेंड। और सोशल मूवमेंट में बात होता है कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो फ्रॉम बिलो, पीपल ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल कहीं मूवमेंट विमेन मूवमेंट होता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है, तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर मूवमेंट, उसका रिपरकेशन वर्ल्ड वाइड पड़ा, वहां पर नीदरलैंड में, कनाडा में, हर जगह दे वर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द food subsidy as well as the removing of the subsidies, even collectivization of the farm by the state in Netherlands, Sweden, etc. इवन जो ट्रांसनेशनल कंपनी है इट इज इंक्रीजिंग दिस पावर। गूगल बिग फोर बात है, गूगल, फेसबुक, फेसबुक का मेटा हो गया, फिर ट्विटर हो गया और अमेजन हो गया, चारों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे। तो उसमें बात होता है 15% और उससे लेस देन एक टैक्सेशन का बात है, इक्वलाइजेशन लेवी का बात होता है। एट द सेम टाइम
इसमें हम लोग बात करते हैं कैसे बिग टेक को कंट्रोल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे एक एथिकल बनाए। तो लॉन्ग टर्म में ग्लोबलाइजेशन विल बी स्ट्रैटिफाइड, जो ट्रेंड है, लेकिन एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन होगा, जी लोकलाइजेशन होगा, लोकल एलिमेंट बाहर भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल जीआई टैग इंडिया में मिलता है, तो बासमती राइस प्रोडक्ट आप ज्यादा बेच सकते हैं बाहर में। तो कहीं ना कहीं इंडिया का वैल्यूज है, इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है, तो जी लोकलाइजेशन भी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में बोल सकते हैं कि पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी की तरफ जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वैल्यूज पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल लॉज चेंज होगा, लेबर लॉज होगा, क्लाइमेट चेंज हो गया, इवन स्पेस रेस, एंटार्क्टिक, आर्टिक, सब में जो ग्लोबलाइजेशन है, वैल्यूज, एथिक्स एंड नॉर्मेटिव नॉर्म्स, उस पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन में बात करें रादर देन ओनली फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। तो वी हैव डिस्कस ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस स्टेट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जो ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर में इंटरनेशनल रिलेशन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ बिटवीन द स्टेट। अब स्टेट अलग अलग पार्ट के होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। मिक्स इंडिया हो गया, सोशलिस्ट में अलग अलग हो गए, एक सोशलिस्ट पैटर्न हो गया, प्रॉपर सोशलिस्ट फॉर एग्जाम्पल क्यूबा, एक प्रॉपर कम्युनिस्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना, वियतनाम। कैपिटलिस्ट में मिक्स्ड कैपिटलिस्ट हो गया, अनार्को कैपिटलिस्ट हो गया अर्जेंटीना, और एक और जो मार्केट ओरिएंटेड कैपिटल यूएस हो गया। लेकिन आज के हिसाब से कोई भी प्यूरिटी नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अंदर में। कोई भी कैपिटलिस्ट प्रॉपर 100% कैपिटलिस्ट ना कि 100% सोशलिस्ट है, क्योंकि वर्ल्ड ही ऐसा है कि इंटरकनेक्टेड है और दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ मिक्स्ड फॉर्म। तो नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट क्या है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है इट इज अ बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेबर। एडम स्मिथ बात करते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल बेस्ट मॉडल है, दैट विल लीड टू द that will lead to the private vice that is supporting the public virtue. At the same time, individual hand will support the overall development of society और redistribution of wealth हो सकता है through market based economy. इवन जो काइंस बात करते हैं, काइनिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वो बात करते हैं कि लेबर और उनके जो राइट्स को बढ़ाने से कैपिटलिस्ट का अधिकतर लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। पेरेटो बात करते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल इट इज नॉट अ कैपिटलिस्ट मॉडल, इट इज एलिटिस्ट मॉडल। हर वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एलिट वही सब ताकतवर होते हैं एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल एलिट। अमर्त्य सेन बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर में कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है लोगों का, इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन स्टेट सेंट्रिक सिस्टम। तो चेंजिंग नेचर क्या, तो वर्ल्ड वाइड में कैपिटलिस्ट मॉडल वाज इंक्रीज्ड आफ्टर 1990s, यूएस का हेजेमनी आता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जब इंक्रीज होता है तो ईयू फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम बनता है। लेकिन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो कहीं ना कहीं वापस से बात उठता है कि देयर इज नीड फॉर द स्टेट, और कहीं ना कहीं रेगुलेशन होना चाहिए ऑन द स्टॉक मार्केट। तो 2008 में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो फिर से बात होता है कि कहीं ना देयर इज अ नीड फॉर द स्टेट टू सपोर्ट द बैंक्स, क्योंकि लीमन ब्रदर और बाकी सब बैंक थे दे वर सपोर्टेड बाय द यूएस आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर से जब 2008 के बाद से देयर वाज अ राइज ऑफ चाइना, और जब फ्री मार्केट अडॉप्ट करते हैं तो एप्पल, टेस्ला, अमेजन, उनके जो वेब सर्विस है, उनके जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं चाइना से बन के आ रहे थे। लेकिन चाइना खुद कैपिटलिस्ट नहीं है। तो क्वेश्चन फिर से उठा डेवलप कंट्री के अंदर में कि क्या जो मार्केट बेस्ड सिस्टम है इट इज बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि चाइना तो रिच होते आ रहे हैं लेकिन इट इज नॉट डेमोक्रेटाइजिंग इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं बायस था शुरू से कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर में कि इफ द कंट्री इज मूविंग टू अ कैपिटलिस्ट मॉडल इट विल बिकम अ मोर डेमोक्रेटिक नेशन, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। तो स्लोली देयर वाज अ राइज, और एट द सेम टाइम देयर वाज अ राइज ऑफ एमएनसी, बिग टेक एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं जो वर्कर राइट्स है, लेबर राइट्स मूवमेंट, वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी, उनको लगा कि कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर में जो लेबर यूनियन है उनका पावर कम हुआ है। अभी भी देखते हैं लेबर यूनियन का पावर कम है इंडिया में, जो था 1990s में जब स्ट्राइक होता था, रेलवे स्ट्राइक होता था या फिर बिग पीएसयू में स्ट्राइक होता था, और इवन पहले सुनते आज ऐसा होता नहीं है, बहुत कम है। तो पावर्स ऑफ लेबर यूनियन, इवन ट्रेड यूनियन, साथ ही एग्रीकल्चर यूनियन, उनका पावर कम हुआ है ड्यू टू द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। दैट इज वाई देयर इज राइज ऑफ लेफ्ट as well as rise of far right in various parts of the world. For example, left में
लूलिज्म जो ब्राजील में, फार राइट में बोल्सोनारोइज्म ब्राजील में, फिर ट्रम्प, मागा, राइट पॉलिटिक्स का, इवन लेफ्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी इज मूविंग टू लेफ्ट, ओबामा केयर से लेकर के फिर अभी जो बिडेन और हैरिस वो थोड़ा लेफ्ट सेंट्रिक है पॉलिसीज में और सोशलिस्ट पॉलिसीज में। इवन इन इन यूरोप में भी जो फार राइट हैज इंक्रीज्ड। अभी हाल फिर इलेक्शन हुआ था इन इटली जिसमें दे हैव वन मोस्ट फॉर द सीट इन ईयू। फ्रांस में परसेंटेज बढ़ा है सीट में। यूके में देयर हैज बीन अगेन विक्ट्री ऑफ द लेफ्ट लेबर पार्टी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव ब्लॉक। हंगरी पोलैंड में राइट जीता है वहां पर विक्टर ओर्बन, और जो पोलैंड में अभी जहां प्राइम मिनिस्टर गए हैं अभी वहां पर भी राइट टेंडेंसी है। तो लेफ्ट और राइट में कैसे फर्क होता है कि लेफ्ट फोकस इज मच ऑन ओपन बॉर्डर, इमिग्रेंट का पॉलिसी होना चाहिए, एट द सेम टाइम टैरिफ कम होना चाहिए और सब्सिडीज मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए टू द वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इवन द विमेन, ब्लैक हो सकते हैं, फिर माइनॉरिटी हो गया एक्सेट्रा। फार राइट टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, saving culture, nativism, and at the same time, jobs should be created within the country rather than giving job to other countries, even minorities and immigrant। तो वो हमेशा इमिग्रेंट को कम करने का बात करने में फार राइट। तो एक हर जगह एक देयर हैज बीन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फार राइट एंड फार लेफ्ट। इवन जो सोशल मूवमेंट है इट इज इंक्रीजिंग अगेंस्ट इन इक्वालिटी। इंडिया में भी देयर हैज बीन टॉक ऑफ सब्सिडीज मिलना चाहिए, फ्रीबीज मिलना चाहिए, स्टेट सेंट्रिक अभी बात हो रहा था कि हम लोग सबको 1 लाख रुपीज या 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक साल के अंदर में इंटर्नशिप देंगे। तो वो दिखाता है कि कहीं कि सोशल मूवमेंट है, इट इज गेनिंग ट्रैक्शन इन वेरियस फॉर्म। दलित मूवमेंट हो सकता है, अभी जो आंदोलन हुआ कल परसों में भारत बंद ऑन द रिजर्वेशन इशू। एट द सेम टाइम टॉक्स इज गोइंग ऑन हाउ टू डिक्रीज द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, क्योंकि कुछ बिलियनर है, 1% ऑफ द परसेंट पॉपुलेशन ओन्स 40% ऑफ द वेल्थ। तो बात होता है कि कैसे हम लोग टैक्स करें, टैक्स द रिच, ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट से लेकर अलग अलग मूवमेंट है हर जगह। इंडिया में भी देयर वाज अ मूवमेंट इन वेरियस, जिसमें बात होता है एंटी करप्शन मूवमेंट हो गया। तो रिड्यूस द इनइक्वालिटी, तो दिखाता है कि देयर हैज बीन चेंजिंग नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट मॉडल, और स्लोली जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है इट इज बिकम फ्रैगमेंटेड और मिक्स्ड, कि डाइवर्सिफिकेशन भी चल रहा है, एट द सेम टाइम हम लोग स्टॉक में भी इंटरवीन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सरकार ने एलटीसीजी का टैक्स बढ़ाया है स्टॉक में टू reduce the impact of the stock on the new retailers। तो ये एक एग्जांपल है। सोशलिस्ट स्टेट जब बात करते हैं तो लेनिन, माओ, कार्ल मार्क्स उनके बेसिस पर। लेनिन बात करता है वैनगार्ड पार्टी, स्टेट सेंट्रिक सिस्टम। माओ बात करते हैं पेजेंट एंड इवन वर्कर और इवन सबका एक सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए जिसमें कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए। कार्ल मार्क्स बात करते हैं कम्युनिस्ट स्टेट जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। तो उन्हीं के बेसिस में जब एक्सपेरिमेंटेशन हुआ तो यूएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम अ सोशलिस्ट स्टेट। तो वहां पर प्लानिंग कमीशन आया था लेनिन के अंदर में, कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट फोकस किया गया, साइंस एंड डेवलप, R&D, न्यूक्लियराइजेशन सब पे फोकस किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि सोशलिस्ट स्टेट के अंदर में दे बिकम वेरी they focus much more on labor and उससे associated welfare rather than focusing on innovation and profit। Profit gives incentive to the humans और even business, लेकिन अगर किसी को इंसेंटिव ही नहीं है तो वो इनोवेट कम करना चाहते हैं, सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे इनोवेट नहीं करना चाहते। तो वो चैलेंजेस हुआ सोशलिस्ट स्टेट के अंदर में, प्लस आइडियोलॉजिकल एंड स्पेस रेस, इवन arm race के कारण there was an increase of fiscal deficit as well as problems within the socialist countries, or it became diffused and afterwards it broke down in 1899। तो there was again third way of democracy। तो उसमें सोशलिस्ट पैटर्न क्या चेंज हुआ, तो चाइना को लगा कि यूएसएसआर ने पहले पॉलिटिकली खोल दिया अपना कंट्री को रादर देन इकोनॉमिक। तो चाइना बात करते हैं कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म। इट टॉक्स अबाउट कि कैसे हम लोग फोकस करें टू इन्वेस्ट इन अदर फील्ड, इन एवरी फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेड बजट। लेकिन उसके अंदर में जो हर एक
जो लोग हैं उनके पास राइट्स होना चाहिए टू ओन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं चाइना के अंदर में, लेकिन अल्टीमेट जो पावर्स है इट विल बी रिसाइडिंग विद द सीपीसी एंड स्टेट। वे इतना पॉलिटिकल पार्टी वहां पर है, तो वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी इट इज इन पावर, लेकिन उनका जो मॉडल है इट इज कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी है रादर देन टोटली सोशलिस्ट, क्योंकि आज भी वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में इंडिया से ट्रेड करते हैं, हर जगह ट्रेड करते हैं। क्यूबा वेनेजुला जब वो ज्यादा डिक्टेटोरियल पोजीशन चले गए, वेनेजुला ह्यूगो चावेज और अभी मुदरो के अंदर में, तो इट बिकेम मोर एंड मोर स्टेट सेंट्रिक। फ्री में आपको मिलेगा सोशल वेलफेयरिज्म में, हेल्थ एजुकेशन हर एक चीज फ्रीबीज बढ़ गया, और कहीं ना कहीं वहां पर रिसेशन आया। इवन कि वेनेजुला हाई लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व उनके पास है, नहीं तब भी वो पॉवर्टी से देख रहे, तो मेनी ऑफ द पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम क्यूबा एंड वेनेजुला टू फ्लोरिडा एंड टेक्सास इन द यूएस। नॉर्थ कोरिया प्रॉपर कम्युनिस्ट नहीं बोल सकती क्योंकि कोई पार्टी सिस्टम नहीं, वहां पर डिक्टेटोरियल है किम जोंग यून के अंदर में। इंडिया ऑन द अदर हैंड बिकेम अ मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रॉम द, पहले मिक्स इकोनॉमी थे लेकिन इट बिकम अ मिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि एलपीजी के बाद भी स्टेट का रोल रहा है थ्रू द ईसीए, थ्रू फीबीज, थ्रू पीएलआई स्कीम, स्टेट का रोल है। इवन पीएलआई लैंड एक्विजिशन में भी स्टेट का रोल है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी गिविंग से लेकर के आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठाते हैं, एसईजेड बनाते हैं, कस्टम ड्यूटी में रोडेप देते हैं, तो स्टेट का रोल है ही, हर कंट्री के अंदर स्टेट का रोल है। तो पोस्ट जो 1991 है, 1990s है वर्ल्ड ऑर्डर, इट इज मोर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो रिसेंट चेंजेस बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो सोसाइटी इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर मिक्स्ड, और देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ अ स्ट्रैटिफिकेशन इन ग्लोबलाइजेशन। सेल्फ रिलायंस सबको बात कर रहे हैं कि इवन ड्यूरिंग क्राइसिस दे बिकम मोर सिक्योर, जो कोविड के समय में दिखा था। कोविड के समय में वापस से स्टेट का रोल बढ़ गया था, वो इन्फोर्स कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर, वो हेल्थ रेगुलेशन इन्फोर्स कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ गया था। लेकिन वापस जैसे पोस्ट कोविड के बाद वर्ल्ड वाइड चेंज हुआ, और देयर हैज बीन रोल ऑफ मोर रोल ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इसमें कैपिटलिस्ट मॉडल का भी रोल है और स्टेट का भी रोल है। तो वी आर फिनिश। So I think, yeah, very good. We have been through it. So one word that you were saying in the beginning, GATT. So what's the full यस, form? Hmm. it's a general agreement of on trade and Tariff and trade. tariff and trade. Yes. And secondly, you were also talking about United Nations Conference on Trade and Development. Yes, UNTAC. So what had been the outlook of UNTAC with respect to India? So under the NIEO, India along with other countries, China was not present there in G77. So other countries were focusing much more on reducing of tariff that will be suitable for the developing countries rather than developed country, because developed countries are enforcing IPR laws, labor laws, environmental laws, human rights law, which were not much more effective in the developing and underdeveloped countries. That is why UNTAC were focusing much more on just principle. And on the basis of that, Uruguay round took place and WTO got formed in 1994-5. उसके बाद ही फिर दोहा राउंड आया, फिर बाली राउंड आया, जिसमें कॉमन बट डिफरेंशियल So रिस्पॉन्सिबिलिटी और let's pick up question number 10. so the modernization thesis assert that affluence breeds stable democracy. How do you explain the success of India being the world largest democracy as an exceptional case? Hmm. So, so we can say the modernization thesis by the Western Eurocentric lens, it supposed that capitalist model affluence breeds stable democracy, but it's not the right thing to say if it is not correct because of China. For example, China has become more affluent over the years, but it is not a stable democracy. It has become more and more authoritarian under Xi Jinping. So, for example, Pareto also says that कि जो capitalist model is more of a elite based model rather than democratic model. तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट है, लेकिन टोटली करेक्ट नहीं है। लेकिन इंडिया इज अ एक्सेप्शनल केस बिकॉज इंडिया वॉज अ डेमोक्रेसी बिफोर बिकमिंग अफ्लुएंट, it is not the other way around. So India became democracy in 1950s, or because of democracy, it became
it is becoming affluent due to the LPG reform and other reform that is going on there. तो I इंडिया think in पेरिस्मेटिक this, सोसाइटी है तो okay, fine. So this question we have already discussed couple of times in general studies perspective also. What is the impact of the process of globalization from the perspective of countries of the global south? And then the last question speaks that what is globalization? Why there is an intense debate on what globalization is and its consequences. So we can pick up the last one. so globalization And is yes sir globalization is free and fair moving of the data, labor, even ideas, thinker across the world. It has several perspectives, Marxist theory, this from a PSF perspective, Marxist theory, even post-colonial perspective, and as well as in the liberal international perspective, globalization we can define. Intense debate क्यों है? क्योंकि globalization is the fuel that runs the international theory, international relation across the world. And due to globalization, there has been increase of a अभी के हिसाब से बोल रहे तो फार राइट इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है. एट द सेम टाइम कैसे जो इन्वायरमेंटल लॉज है वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज वैसे डील कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन उठता है. नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट है इसके ऊपर में. और फिर ग्लोबल टेररिज्म है. इवन जो देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ अ cultural hegemony by the अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री, उस पर डिबेट है. फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, तो उसका कॉन्सिक्वेंस वो डिबेट है ना. हाँ सर. तो ग्लोबल टेररिज्म हो गया, इन्वायरमेंटल लॉज हो गया, लेबर्स हो गया, WTO हो गया, उससे रिलेटेड ट्रेड एंड कस्टम हो गया, एंड इवन MNCs उनका जो पावर्स बढ़ते जा रहा है, बिग टेक का पावर्स बढ़ते जा रहा है. दैट इज वाई देयर इज इंटेंस डिबेट एंड हाउ टू मेक अ ग्लोबलाइजेशन मोर इफेक्टिव. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वैल्यूज और एथिक्स से फोकस करेंगे तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और जो UN हो गया उसको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एट द सेम टाइम सॉवरेन कंट्रीज है उनको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ये लास्ट में मैं ऐड करूँ. I think on track. Divya, you want to say something? सर ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, फिर जो चीजें चेंज हो रही है, सब कुछ ही एक सीक्वेंस में बहुत अच्छे से समझा है सर. उस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज और जो टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज होता हुआ देखा जाता है सर. Definitely. So उसका revisit values भी हैं और further we are using it for different aspects. We are going to revisit it also on our own so that we can bring some more nuances. So wonderful. I think good expression and debate and ideas reflected. We move forward in the same direction. Wishing all of you